Haya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम 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 पाकिस्तान मरहबन बिकुम बखैर अगलेजी आयानु सद बिस्मिल्लाह हाउ एंड वेलकम। मैं हूँ हया खान और मेरी आवाज़ को अपनी समातों के बाद दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले, आप सुन रहे हैं हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइपरटेंशन को लेके हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जो डॉक्टर सुहेल अहमद हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुहेल अहमद MBBS FCPS कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट, कार्डियोलॉजिस्ट DHQ हॉस्पिटल चकवाल, एक्स कार्डियोलॉजिस्ट RIC रावलपिंडी, सर्टिफाइड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंड हाइपरटेंशन हमारे साथ यहाँ हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा इसका जो अगर कहते हैं कि हर मुझे लगता है आउट ऑफ 10 5 लोगों को तो हाइपरटेंशन जो है वो हुई भी होती है, टेंशन का शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर के हवाले से भी अगर हम सर बात करते हैं, ब्लड प्रेशर सबसे पहले तो हम अपने लिसनर्स को, अपने व्यूवर्स को, क्योंकि व्यूवर्स हमें देख भी सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, दैट इज़ www.facebook.com/FM24735। हमारा पेज FM 100 पाकिस्तान, वहाँ पे हमें देख भी सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डॉक्टर साहब से कर भी सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें तो ये ब्लड प्रेशर आखिरकार है क्या? हाँ जी, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, तो इसमें मैं जो है ना बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊंगा कि हाइपर इंटेंशन, ठीक है। हाइपर मींस किसी चीज़ का ज़्यादा होना, जी बिल्कुल, और टेंशन मींस टेंशन और प्रेशर। जी बिल्कुल। तो हाइपरटेंशन यानी कि जो है ना इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इसका सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ये कहूँ तो इट मींस दैट इंक्रीज प्रेशर्स इन द आर्टरी वॉल्व, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नालियाँ होती हैं दिल के और जिस्म के अंदर, उनमें जब ब्लड का प्रेशर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। जी उर्दू में जिसको इशारे खून भी कहते हैं। जी और इसके बाद ये कि दूसरी चीज़, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया है, इसकी प्रेवलेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँगा कि ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यानी कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, इसकी जो प्रेवलेंस हमारे कंट्री में है, पाकिस्तान में, एडल्ट जो हैं हमारे जितने भी हैं उसके अंदर 18% इसकी प्रेवलेंस है। जबकि जो मिडिल एज हैं या अबव मिडिल एज, जो यानी कि मोर देन 45 ईयर्स एज के जो लोग हैं, उसमें इसकी जो प्रेवलेंस है वो 33% है। जी कि हर 4 में से एक बंदा जो है वो हाइपरटेंसिव है, आइदर डायग्नोज्ड और अनडायग्नोज्ड। तो इसमें भी ऐसे है कि जो डायग्नोज्ड हमारे पास पेशेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत ही कम है, यानी कि 50% से जो कम लोग हैं वो हमारे पास होते हैं जो कि डायग्नोज्ड हैं, और मोस्टली जो है ना वो अनडायग्नोज्ड ही रहते हैं फॉर सम रीज़न। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर की अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की किस्मों की बात करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की कितनी किस्में हैं? हाँ जी, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना जो है ना, इसकी बुनियादी तौर पे जो है 2 इकसाम हैं, जिसमें एक तो प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है। उसके बारे में मैं ये बताता चलूँ कि प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें ब्लड प्रेशर की पैदा होने की वजूहात के बारे में इल्म नहीं होता। जबकि दूसरी जो उसकी टाइप है वो होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी का मतलब ये होता है दैट इज समथिंग सेकेंडरी टू सम डिजीज, जिसके अंदर बहुत सारी वजूहात शामिल हो जाती हैं, जिसमें खून की नालियों में तंगी, गुर्दों की बीमारी जो है, रीनल पेनिकल चेंजेस होती हैं। इसके अलावा एओर्टिक ऑक्टेशन है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल आ जाता है, डाइटरी इम्बैलेंस आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाइपरटेंशन की और भी, इसके अलावा भी बहुत सारी इकसाम हैं, जो कि आप जैसे कि देखते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जिसके अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आ जाती है, एक टाइप है। और कुछ लोगों के अंदर जो है ना मास्क हाइपरटेंशन होती है, या वाइट कोट हाइपरटेंशन भी एक टर्म यूज़ करते हैं हम,
जिसमें लोगों को ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा आती हैं इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। तो ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और इनका जो डिसीजन है कि आपने जो डायग्नोज करना होता है वो ऑब्वियसली क्लिनिशियन ने करना होता है आफ्टर टेकिंग अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। तो उसके बाद जो है फिर ट्रीटमेंट का जो प्लान है वो डिसाइड किया जाता है। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर हम हाई ब्लड प्रेशर का इलाज अगर कोई नहीं करवाता है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ब्लड प्रेशर जो है ना, इसको हम कहते हैं यूजुअली साइलेंट किलर, जी। यानी कि खामोश कातिल है, ठीक है। तो जी। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदे में सिम्टम्स आए। जो यूजुअल सिम्टम्स हैं उसमें तो सर में दर्द होना, नज़र का कमज़ोर होना, इस तरह की फटीग, इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बंदे के अंदर इस तरह की सिम्टम्स आपको मिले। तो सही। साइलेंट किलर का मतलब ये होता है कि जब ब्लड प्रेशर का कंट्रोल प्रॉपर नहीं होता तो ये आपके जो एंड ऑर्गन डैमेज होता है वो कर रहा होता है। एंड ऑर्गन डैमेज का मतलब ये होता है कि जो हमारे जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसा कि दिल है, गुर्दे हैं, आंखें हैं, तो ये मुतासर हो रही होती हैं ब्लड प्रेशर के अनकंट्रोल होने से। तो पता उस वक्त चलता है जब इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होती हैं, यानी कि खुदा न खास्ता किसी बंदे के गुर्दे फेल हो गए, फॉलिज का अटैक हो गया, दिल का अटैक हो गया, या फिर नज़र का कमज़ोर हो जाना। तो फिर उस वक्त जो है ना पेशेंट जब प्रेजेंट करता है अपने फिजिशियन के पास, तो जब उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और जो तब जो है कुछ लोग डायग्नोज होते हैं दैट ये उनको हाइपरटेंशन है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आप ब्लड प्रेशर का जो ताल्लुक है वो उम्र से भी होता है? एग्जैक्टली यूजली जो हाइपरटेंशन है और इस तरह की जो दूसरी दिल के हवाले से बीमारियां हैं, ये मिडिल एज के जो लोग हैं और अबव दैट 45 ईयर्स ऑफ एज उनमें पाई जाती हैं, बट इट डजंट मीन कि जो है ना यंगर एज में नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आपको प्रेवलेंस बताई है कि एडल्ट जो हैं उनके अंदर भी इसकी जो प्रेवलेंस है वो 18% है। इट मीन्स कि जो एडल्ट हैं, जो यंग लोग हैं, उनके अंदर भी हो सकती है ये बीमारी। इसकी भी आगे मुख्तलिफ वजूहत होती हैं एज के हवाले से, जिसमें मैंने कि पहले भी जिक्र किया था कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एओर्टा है, इसी तरह कुछ और एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। ये जो बीमारियां हैं ये यंग एज में प्रेजेंट करती हैं, और इस इन इन लोगों में यंगर एज पे हाइपरटेंशन हो जाती है। तो हाइपरटेंशन किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि जो यंग हैं वो केयर ना करें और कि जिनको ये बीमारी हो नहीं सकती, तो वही किसी को भी हो सकती है। सो केयर जी। जो है वो सबके लिए, प्रिकॉशन सबके लिए ज़रूरी है। जी बिल्कुल। ओके जी लिसनर्स एंड व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें आज का जो टॉपिक है हाइपरटेंशन यानी बुलंद फिशारे खून, ब्लड प्रेशर के हवाले से, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें आप हमें देख भी सकते हैं, हमारी इस ब्रॉड को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आप हमें देख सकते हैं हमारे पेज पे FM 100 पाकिस्तान पे। इसके अलावा आपको बताते चलें डॉक्टर सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें इसके हवाले से, हाइपरटेंशन के हवाले से, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बता रहे हैं। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर। डॉक्टर साहब क्या ये हाई ब्लड प्रेशर का जो ताल्लुक है, क्या ये यानी उम्र तो आपने बता दिया उम्र से होता है, अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा आपको चेक रखना पड़ता है। क्या मर्द और औरत में, क्या मर्दों में ये ज़्यादा पाया जाता है या फीमेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है? इस तरह का भी कुछ है? हाँ जी बिल्कुल, इसका लिंक एज के साथ भी है और सेक्स के साथ भी है। जो मेल्स हैं दे आर मोर प्रोन टू हैव हाइपरटेंशन। जो फीमेल्स हैं उनकी जो 45 ईयर की एज तक जो फीमेल्स हैं वो किसी हद तक जो है ना आप समझ लें कि वो प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, क्योंकि ये हार्मोन्स का कुछ समझ लें बैलेंस होता है। तो जो फीमेल्स हैं टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स, वो कुछ हद तक जो है ना आप समझ लें प्रोटेक्टेड हैं, जबकि जो मेल्स हैं वो उनमें इसका जो रिस्क है वो ज़्यादा है। सही। सही हो गया। अच्छा इसके अलावा वो कौन से लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हाई रिस्क पर हैं? हाँ जी, देखिए इसमें जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया था कि जो कंट्रोल है इसका हाइपरटेंशन का, एक तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिन लोगों की हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, उनमें कॉम्प्लिकेशन का जो रिस्क है वो भी ज़्यादा होगा, और उसमें जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन है वो भी उसमें जल्दी होगी। इसके अलावा वो लोग हैं जिनको अदर कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये है कि जिनको और बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर के साथ किसी को शुगर है, कोई स्मोकर है, सिगरेट पीता है, कोई पेशेंट ओवरवेट है, ओबीज है, ठीक है। इसके अलावा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है किसी का। तो ये जो लोग होंगे जिनमें कोमॉर्बिड फैक्टर्स मौजूद हैं,
वो उनके अंदर रिस्क जो है ना डिजीज प्रोग्रेशन का भी एंड फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस, ये दोनों चीज़ें उसमें ज़्यादा होंगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा हाई ब्लड प्रेशर के शुरू की इलामात की अगर हम बात करेंगे, शुरू की इलामात क्या हैं जिसमें डॉक्टर को फौरी तौर पर दिखाना चाहिए? हाँ जी, इस पर देखें जो ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें तो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी हर पेशेंट में, हर बंदे में अलामात के सिम्टम्स ज़ाहिर हों। जो यूजुअल सिम्टम्स होती हैं इंक्रीज ब्लड प्रेशर की, उसमें ये होता है कि आपका हेडेक है, जिसकी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन सर में दर्द होना, पूरे सर का या आधे सर का दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा आंखों पे दबाव या बोझ का पड़ना, ये हो सकता है। या फिर कुछ पेशेंट्स हैं जो कि मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि प्रेजेंट करते हैं विद कॉम्प्लिकेशन। जैसे खुदा न खासा किसी का बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया तो कोई पेशेंट जो है वो इंट्राक्रीनियल हेमरेज के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उसकी आगे अलामत होती हैं जैसे बॉडी में वीकनेस हो गई, नमनेस हो गई, तो वो फिजिशियन जो है उस हिसाब से उनको पेशेंट को असेस करता है। सही। हाई ब्लड प्रेशर की डॉक्टर साहब आखिरकार वजूहात क्या हैं, वजह क्या बनती है कि हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है? जी हाई जी। ब्लड प्रेशर होता है। हाँ जी, इसमें देखिए जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जी, ब्लड प्रेशर की ज़्यादा होने की जो वजूहात हैं उसमें जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, एक तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अनमॉडिफाइबल हैं, यानी कि जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो फैक्टर्स हमारे हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, हमारी एक्सरसाइज है, वेट है, स्मोकिंग है। ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह बनते हैं और इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरे जो फैक्टर्स हैं जिसमें अनमोडिफाइबल हैं, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एज है, या अब इंक्रीज एज अगर है किसी की उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो मेल्स हैं वो दे आर मोर प्रोन टू हैव हाइपरटेंशन, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम है, रीनल पेरिन्काइमल डिजीज है किसी को, ऑब्वियसली उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जैसे कि आप समझ लें कि खून की नालियों में जो तंगी आ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, और दो हम इनकी प्रोग्रेशन को स्लो ज़रूर कर सकते हैं प्रिकॉशंस करके। लेकिन ये वो ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि मैंने भी बताया आपको, मॉडिफाइबल भी हैं और अनमॉडिफाइबल भी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इसके अलावा ये बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है क्या? जी, ब्लड प्रेशर का जो इलाज है इसको हम ट्रीट करते हैं दो तरीक़ों से। सबसे जो ज़रूरी तरीका है, मैं हमेशा ही बताता हूँ अपने पेशेंट्स को भी, दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। कि प्रिवेंशन जो है, यानी कि जो प्रिकॉशनरी मेजर आप कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और उनका जो इफेक्ट है वो भी लॉन्ग लास्टिंग है। और दूसरे नंबर पे आ जाती हैं दवाइयाँ, यानी कि मेडिसिन जो हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। दोनों तरह से जो है ना हमने इलाज करना होता है, दोनों तरीक़ों से हमने पेशेंट का जो है जो फैक्टर्स हैं मॉडिफाई करने होते हैं। इसमें ये है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी डाइट का है। डाइटरी हैबिट्स जो है ना, देयर शुड बी बैलेंस। ठीक है, उसमें जो चेंजेस आपने लेके आनी होती हैं वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा। इसके अलावा जो वेट रिडक्शन है, स्मोकिंग सेसेशन है कि स्मोकिंग को बंद कर दें। ठीक है, इसके अलावा आपका शुगर का कंट्रोल है, डेली का एक्सरसाइज का शेड्यूल है कि आपने एटलीस्ट 150 मिनट्स जो है पर वीक एक एडल्ट का जो है ना एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए। 150 मिनट्स अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स पर डे का जो है ना आप शेड्यूल बना लें, ये ज़रूरी है। सही है। और जब आप मतलब अक्सर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात से घबराते हैं कि एक दफ़ा अगर ब्लड प्रेशर की टैबलेट लग जाती है तो उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या ऐसा भी है कुछ कि हमें थ्रू आउट लेनी चाहिए, या कुछ ऐसे भी हमारे लिसनर्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है तो फिर छोड़ देते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक दफ़ा आपने ब्लड प्रेशर की टैबलेट ली तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं? जी एग्जैक्टली, मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि हाइपरटेंशन की जो ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं उसके लिए एक ऑडियंस के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट आपने कब शुरू करनी है, व्हेन टू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन। तो इसमें देखिए, अगर कोई किसी बंदे की एक रीडिंग अगर ब्लड प्रेशर की लाइक ज़्यादा आई है तो इट डजंट मीन दैट ही है हाइपरटेंशन।
सही। एक रीडिंग जो है ना उसका ज़्यादा आना जो है उसके ऊपर आप लेबल नहीं लगाएंगे कि इसको ब्लड प्रेशर का मसला है, ठीक है, क्योंकि जो डायरनल वेरिएशंस होती हैं हमारे ब्लड प्रेशर में, जैसा कि दिन के टाइम अगर आप चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर और होगा, स्लीप टाइम में या नाइट के टाइम में आप चेक करेंगे तो वो और होगा, ठीक है। जी। तो इसी तरह कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जैसा कि एंजाइटी है, स्ट्रेस में, व्हेन समवन इज पैनिक, ठीक है, उसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत हाई हो सकता है। तो एक रीडिंग का ज़्यादा आ जाना जो है ना उसके ऊपर दैट इज़ नॉट इंडिकेशन कि आप जो है ना उसमें एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि जी एक रीडिंग हमारी ब्लड प्रेशर की ज़्यादा आई है तो हम दवाई शुरू कर दें। तो ऐसे लोगों में दवाई शुरू नहीं करनी होती, इन लोगों में हमने ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग करनी होती है ब्लड प्रेशर की। हाँ, अगर किसी की 2 to 3 रीडिंग्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर की ज़्यादा आई हैं एट डिफरेंट टाइमिंग्स, तो फिर जो है ना हम उसको लेबल करेंगे कि इसको हाइपरटेंशन है एंड ही नीड सम ट्रीटमेंट। तो अगर ट्रीटमेंट हमने शुरू की है तो उसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो रिस्क फैक्टर हम मॉडिफाई करते हैं, वो मेन आपका जो रोल है वो ट्रीटमेंट में उसका है। हाइपरटेंशन की जो ट्रीटमेंट हम देते हैं उसको भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडिफाई ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन जब किसी एक बंदे को हाइपरटेंशन हो जाती है तो वो ख़त्म नहीं होती। जैसा कि देखें शुगर है, शुगर की बीमारी जब एक दफ़ा हो गई तो वो ख़त्म नहीं होती, वो लाइफ लॉन्ग होती है, वो मेडिसिन आपने सारी उम्र खानी होती है। हाँ, दवाई की जो मिकदार है, डोज है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर कंट्रोल। कुछ लोगों में दवाई किसी स्टेज पे कम हो सकती है या इन केस हमें ख़त्म करनी पड़ती है। तो लेकिन ये पेशेंट ऐसे होते हैं कि इनको किसी एट सम लेटर स्टेज उनको दोबारा जो है मेडिकेशन पे आना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना, स्पेशली जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डाइट के हवाले से। यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के वक्त एहतियाती जो जितनी भी तदाबीर हैं उसको भी मद्देनज़र रखना होता है, लाइक आपकी डाइट वगैरह हो गई या एक्सरसाइजेस वगैरह हो गई। एग्जैक्टली जो डाइट का कंट्रोल का जो इफेक्ट हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर है ना, वो सबसे ज़्यादा है। इवन सही। की मेडिसिन से भी ज़्यादा जो कंट्रोल हमारा है वो डाइट से हम अचीव कर सकते सही। हैं एज कम्पेयर टू मेडिसिन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा इसका तरीकाकार क्या है? हाई ब्लड प्रेशर चेक कर अगर हम घर पे करते हैं तो इसकी भी वही यानी आपको किस तरीके से, क्योंकि इसका तरीका भी होता है चेक करने का कि अगर आप हाई ऑलरेडी हाइपर है बहुत ज़्यादा तो उस टाइम ना चेक किया जाए, या खड़े हो के आप ना चेक करें, आराम से बैठ के चेक करें, क्योंकि घर में जो लोग चेक कर रहे होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है कि किस तरीके से हमने रीडिंग चेक करनी है। जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि एक ऑप्शन तो ये है कि हम अगर घर में हमने रखा हुआ है ऑपरेटर्स ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो सबसे पहले जो भी घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको आप थोड़ा सा ट्रेन कर लें कि लाइक किसी क्लिनिक में जाके किसी डॉक्टर के पास बैठ के, अपने फिजिशियन के पास बैठ के थोड़ी सी जो है ना उसकी समझ बूझ हासिल कर ली जाए कि ब्लड प्रेशर का जो एग्जैक्ट तरीक़ेकार है वो कैसे है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो है ना आपने प्रॉपर क्वाइट रूम होना चाहिए जिसमें सिटिंग पोजीशन में जो है ना चेक करना है आपने ब्लड प्रेशर। फिर उसके अलावा जो पेशेंट है उसका आर्म जो है उसका लेवल कैसा होना चाहिए, वो मैटर करता है ब्लड प्रेशर की रीडिंग के लिए। तो अगर जो है ना ये ऑप्शन, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इन केस किसी के लिए, और आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर चेक डेली चेक करना ज़रूरी नहीं है, अगर एक पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो डेली चेक करना ज़रूरी नहीं है। बट इन केस अगर किसी पेशेंट को कोई सिम्टम्स हैं, लाइक हेडेक हो रहा है या घबराहट हो रही है, तो फिर अगर घर में चेक नहीं कर सकते तो जो भी आपके करीबी आपका फिजिशियन है, मुआलिज है, कोई डिस्पेंसरी है, वहाँ पर आप जाके ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि एक सेहतमंद जो अफराद हैं वो किस तरह से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी, सेहतमंद अफराद के लिए मैं यही कहूँगा कि इस बीमारी से बचने के लिए जो सबसे सूटेबल और प्रैक्टिकल ऑप्शन है वो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आप डेली ठीक है। एक्सरसाइज करें, अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाएं, अपनी डाइट में से आपने ऑयली चीज़ें हैं, जो स्मोक्ड फूड्स हैं, ग्रिल्ड फूड्स आती हैं, पैकेज फूड्स आती हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम रखें। सब्जियां इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सॉल्ट इंटेक जो होता है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी कम, उसका इंटेक कम होना चाहिए, और जो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है उनके लिए तो ऑब्वियसली कम होना चाहिए सॉल्ट का जो इंटेक है। इसमें जो है ना मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सॉल्ट है आपका डेली का जो इंटेक है वो दैट शुड बी मैक्सिमम 1 टीस्पून जी। फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। तो जो 1 टीस्पून सॉल्ट का है, इसके अलावा जो एडिड सॉल्ट होता है वो आपने नहीं लेना होता, ठीक है।
सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जिन चीज़ों में सॉल्ट है उनको आप उनका जो इस्तेमाल है वो कम करें। इसके अलावा जो पोटाशियम इंटेक होता है, एक पोटाशियम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर जिनका बहुत ही वाइटल रोल है। तो हाइपर टेंशन के लिए जो ज़रूरी है कि हम सॉल्ट के सोडियम जो इंटेक है वो कम रखें और जो पोटाशियम कंटेनिंग फूड्स हैं उनका इस्तेमाल अब ज़्यादा करें। अब पोटाशियम जो किन खानों में या किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, जैसे कि कुकम्बर हैं, खीरे हैं, केले हैं, ग्रेप फ्रूट हो गया, टमाटर हैं, मशरूम्स वगैरह, इनका इस्तेमाल, खजूरें हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर पोटाशियम है। सो दैट इज़ हार्ट फ्रेंडली, इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। जबकि जो ऑयली चीज़ें हैं और ग्रिल्ड चीज़ें हैं, जो स्मोक फूड्स हैं, उनका इस्तेमाल आप कम से कम रखें। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जो रीडिंग्स होती हैं मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का, इसकी रीडिंग्स जी कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान के लिए? जी, नॉर्मल रीडिंग जो हमारे पास ब्लड प्रेशर की है वो दैट शुड बी लेस देन 130/80। ठीक अब है। जो 130 है ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, दैट शुड बी लेस देन 130, और जो डायस्टोलिक है यानी कि जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, दैट शुड बी लेस देन 80। तो इससे जो कम है, जो जिनका इससे कम ब्लड प्रेशर होगा वो हाइपरटेंसिव नहीं होंगे, या जो पेशेंट हाइपरटेंसिव हैं उनके लिए जो कंट्रोल का टारगेट लेवल है वो 130/80 है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर 130 से 140 में एलिवेटेड लेवल्स में आ जाता है, और 140 से भी ऊपर है तो उसको हम लेबल करते हैं एज अ हाइपरटेंसिव पेशेंट। सही। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये तो मतलब कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं भी होते हैं, तो अगर एक मतलब किस एज के बाद हमें जाके डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए अपना ब्लड प्रेशर? क्योंकि अगर किसी को सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं है और उसको ब्लड प्रेशर है, हमें नहीं मालूम होता कि सामने वाले को ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है कि नहीं है, तो आफ्टर एक दफ़ा बता दीजिए कि कौन सी एज के बाद वो जाके फिर चेक करवा सकते हैं? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसमें ऐसे है कि जो लोग नॉन हाइपरटेंसिव हैं या जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं हैं, 35 ईयर की एज के बाद जो है ना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस एज के बाद जो है ना रिस्क बढ़ जाता है इस तरह की बीमारियों का, स्पेशली उन लोगों में जिनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो 35 ईयर की एज के बाद जो है ना प्रॉपर फॉलो अप होना चाहिए, आपका एटलीस्ट ईयरली वर्कअप होना चाहिए, जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर का लेवल है, शुगर के लेवल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं, ये चेक होने चाहिए। या फिर वो लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है, यानी कि उनके पेरेंट्स को अगर हाइपरटेंशन है, उनके सिबलिंग्स में किसी को हाइपरटेंशन है, तो उन लोगों को जो है ना अर्ली अपना चेकअप करवाना चाहिए और अपना मॉनिटरिंग करवानी चाहिए। सही है। यानी और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर पेरेंट्स में है तो लाजमी होता है कि आपके बच्चों में भी हाइपरटेंशन आती है? नहीं, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है। सही है। फैमिली हिस्ट्री अगर है आपकी डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में भी होगी, लेकिन इसका रिस्क बढ़ जाता है। सो दोज पर्सन शुड बी केयरफुल। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर अगर किसको होता है तो क्या वो आपके हार्ट के साथ लिंक्ड होता है कि आपके हार्ट को फ़र्क पड़ता है, दिल की बीमारियां लग जाते हैं, या ये इससे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है? अक्सर लोग कहते हैं कि ये आपके हार्ट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जी, मैंने जैसा कि पहले भी ज़िक्र किया था कि जो हाइपरटेंशन है वो समटाइम्स जो है ना प्रेज़ेंट करती है विद एंड ऑर्गन डैमेज। तो सही। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दिल को मुतासर करेगी, ये दिल के अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा फॉलिज का अटैक है, जैसे कि दिमाग के हवाले से हम बात करें तो फॉलिज का खतरा बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज जिसको हम कहते हैं, ब्रेन हेमरेज, वो उसका रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जो किडनीज़ का है, गुर्दों का फेल हो जाना जिसको हम ज़ुबान में कहते हैं, ठीक है, उसका खतरा हाइपरटेंशन के साथ बढ़ जाता है। इसके अलावा आंखों को भी जो है ना हाइपरटेंशन जो है, ये ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना ये मुतासर करता है, जिसमें लेटर स्टेजेस में जाके रेटिनोपैथिक चेंजेस आती हैं, जिसमें नज़र का ख़त्म हो जाना या नज़र कमज़ोर हो जाना शामिल है। तो हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, ये जिस्म के सारे हिस्सों को मुतासर करती है, यानी कि आपके खून की नालियों को मुतासर करेगी। तो ऑब्वियसली जिस्म के सारे हिस्सों में खून की नालियाँ हैं जी। खून सप्लाई करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को जो है ना ये डैमेज करेगी। सही। ओके जी लिसनर्स एंड व्यूवर्स, हम आपको बताते चले, आप सुन रहे हैं हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ हमारे साथ डॉक्टर सुहेल अहमद, MBBS FCPS कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट DHQ हॉस्पिटल चकवाल, एक्स कार्डियोलॉजिस्ट RIC रावलपिंडी सर्टिफाइड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी
एंड हाइपरटेंशन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा हाइपर टेंशन को लेके हम बात करें, बुलंद फ़िशार खून। विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी तरफ लेके जाया जा रहा है और आई होप सो कि जी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। हम आखिर में डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं उन लोगों को, और जो अक्सर ऐसा होता है कि हम देसी टोटके जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। डॉक्टर के पास जाने से हम डरते हैं, या तो अवेयरनेस नहीं है किसी किस्म की कि हमें डॉक्टर साहब जो है वो टैबलेट देंगे, और ये जो टैबलेट होती है ये एडिक्शन हो जाती है और हमें मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं इसके। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं वैसे? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें सबसे पहली जो आपने बात की अभी, कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग फिजिशियन के पास जाने से डरते हैं कि हमें मुस्तकिल दवाइयों पे डाल दिया जाएगा। जी। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, नज़र चुराने से या छुपने से बीमारी ख़त्म नहीं हो जाएगी। अगर किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा है, अगर वो दवाई नहीं खाएगा तो इन दैट केस, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि वो फिर ऐसे लोग कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर जाते हैं और वो फिर उसके साथ ही प्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी को कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा तो खुदा न खास्ता फालिज का अटैक हो गया, दिल का अटैक हो गया, फिर ये लोग इस तरह प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी में। तो छुपने से जो है ना बीमारी ख़त्म नहीं हो जाएगी, बीमारी तो अपनी जगह मौजूद है। जी तो बिल्कुल। जो करना चाहिए वो ये है कि टाइमली डायग्नोज हो और उसका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। और जो ट्रीटमेंट होती है, इसकी एडिक्शन नहीं होती। साइड इफ़ेक्ट्स तो हर बीमारी, हर दवाई के जी किसी न किसी हद तक हो सकते हैं, बट स्टिल उसका जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कि अगर किसी पेशेंट को किसी एक दवाई से कोई मसला हो रहा है तो हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वी सही। कैन चेंज हिज मेडिसिन। तो दवाई बंद करना या दवाई से नज़र चुराना जो है, दैट इज़ नॉट अ वैलिड ऑप्शन। तो मैं ये मशवरा दूंगा अपने ऑडियंस को, लिसनर्स को, ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी का जितना जल्दी हो सके डायग्नोज हो जाना आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुहेल अहमद। ये बहुत ही फ्रूटफुल एक सेशन रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बस, ओके जी थैंक यू वेरी लिसनर्स, मच। थैंक यू सो मच। एंड ओके जी लिसनर्स एंड व्यूवर्स, हम अब चाहेंगे आपसे इजाज़त। आप सुन रहे थे हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching and subscribe to our channel.